मित्रों, मैं अकादमिक भाषा में शोधार्थी नहीं हूँ। अकादमिक भाषा में मैं शोधार्थी नहीं हूँ और डॉक्टरेट करने की हिम्मत अब तक नहीं कर पाया हूँ कि मैं एक पीएचडी करूँ। लेकिन पत्रकारिता मेरा पेशा रही है, मैं शौक से उसमें गया था। गणित में मेरी शिक्षा हुई है, 1 साल गणित में मैंने अध्यापन एक महाविद्यालय में किया। लिखने का शौक था तो मैं अखबारों में चला गया और जिस विश्वविद्यालय में अभी मुझे कुलगुरु बनाया गया है, मैं उसी के दूसरे बैच का विद्यार्थी हूँ। जब मैं अखबारों में गया तो इतिहास का विषय मेरे भीतर, मुझे नहीं पता कि वो क्यों मेरे अवचेतन में हमेशा रहा। मेरी पढ़ाई करने की इच्छा थी कि मैं इतिहास में अपनी डिग्री करूं, लेकिन जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था उसमें इतिहास एक विषय नहीं था, तो मैं डिग्री से बच गया और मीडिया में जाने की वजह से मैं 360 डिग्री पर गया। तो भोजशाला का आंदोलन 2000 के बाद चल रहा था। आप में से मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने धार की भोजशाला के अंदर जाकर बड़े विस्तार से दर्शन किए हैं। धार मध्य प्रदेश का एक शहर है जो परमारों की राजधानी थी, राजा भोज की राजधानी थी। उसमें एक भोजशाला नाम का एक राख और धुएं की कहानी का स्मारक हमारे बीच मौजूद है। मुझे उसको कवर करने के लिए भेजा गया। तो मैं क्या बताऊं, उस दरवाजे पर जाकर, जैसे मैं कुछ समय इजराइल में रहा हूं और जो वॉल ऑफ टीयर्स जिसे कहते हैं, दुनिया के हर कोने कोने से आने वाले यहूदी, उस एक पत्थर की एक छोटी सी 400 मीटर की एक पुराने पत्थरों की दीवार है और एक यहूदी कोई भी जब भी उसके सामने जाता है, तो मैंने इतना भाव दशा में, ऐसी गहरी भाव दशा में किसी हिंदू को किसी मंदिर में नहीं देखा, किसी मस्जिद में किसी मुसलमान को नहीं देखा, जैसा उस एक बंजर से पत्थरों की दीवार के सामने खड़ा होकर एक यहूदी, जैसे उसे कोई पासवर्ड मिलता है और वो अपने 3000 साल पुराने वैभवशाली ओल्ड जेरूशलम में पहुंच जाता है। इतनी गहरे भाव के साथ वो उस दीवार के सामने खड़ा होता है। हम अपने किसी ऐतिहासिक स्मारक, किसी प्राचीन मंदिर, किसी ऐसे मंदिर में जो हमने अपनी पुरुषार्थ, परिश्रम और प्रतीक्षा से हासिल कर लिया है जिस खुशी को, वहां भी हम उस गहरी भाव दशा में नहीं होते हैं। दर्शन करके आ जाते हैं, हमारा कोई कनेक्ट नहीं होता उससे। लेकिन भोजशाला ने मुझे जिस तरह से कनेक्ट किया, मैंने अगला 1 वर्ष पूरा, मेरा काम अखबार में रिपोर्टर था मैं, मेरे कवरेज करने के रोज के विषय दूसरे थे, लेकिन अगला पूरा 1 वर्ष के सारे साप्ताहिक अवकाश वही मेरे पास थे। मैंने परमारों के अध्ययन करने में लगाए, परमार राजाओं के अध्ययन करने में लगाए और एक विशेषज्ञ मेरे सौभाग्य से मुझे मिले, डॉक्टर शशिकांत भट्ट, जुगनू साहब जानते होंगे। वो न्यूमिस्मेटिक्स एकेडमी के डायरेक्टर थे, कई बार लंदन के म्यूजियम में गए थे और परमारों के सबूतों को उन्होंने वहाँ कई बार जाकर देखा था। उनकी उंगली पकड़कर मैं 3 ऐसे स्मारकों पर गया हूँ उन दस्तावेजों को पढ़ते हुए, और मुझे पहली बार ये पता चला कि जिस भोजशाला का संघर्ष अभी चल रहा है, एक तो इसको राजा भोज के समय भोजशाला नहीं कहते। भोज जैसा ग्रेट किंग अपनी किसी एक इमारत को अपने नाम से नहीं करेगा, ये हम सब समझ सकते हैं। ये संस्कृत की पाठशालाएं थी, सरस्वती के मंदिर थे। और पहला ये नहीं था जो धार में है, पहला उज्जैन में था जो परमारों की पहली राजधानी थी। अनंतपेट नाम के मोहल्ले में क्षिप्रा नदी के तट पर वो आज मस्जिद बगैर नींव का साइन बोर्ड टंगा हुआ है, उस पर वो पहली भोजशाला थी जो राजा भोज के समय सरस्वती कंठाभरण कहलाते थे। दूसरी भोजशाला जिसे हम कहते हैं, ये धार में थी, क्योंकि राजा भोज अपनी राजधानी को उज्जैन से धार लेके आए थे। उनकी प्रिय नगरी थी ये, धारा नगरी नाम था इसका, धार नहीं था। और तीसरा सरस्वती कंठाभरण का निर्माण हुआ मांडू में, जो परमारों के समय मंडप दुर्ग था। मैं जब उनके साथ वहां गया हूं तो शाही परिसर नाम का एक बड़ा कैंपस है मांडू में, और जहां ये जहाज महल, हिंडोला महल और ऐसी तमाम इमारतें हैं। 2-4 इमारतों तक जाकर आपके 4 घंटे खत्म हो जाते हैं फोटोग्राफी करने में, सेल्फी वगैरह लेने में। उस कोने तक जाने में मुश्किल से 1% मांडू आने वाले पर्यटकों में 1% लोग वहां नहीं जाते। वो जो मकबरा है वहां पर, दिलावर खां का मकबरा,
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो साइन बोर्ड है वो हमें ये सूचित करता है कि ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्ट का एक बेहतरीन नमूना है। वो तीसरा सरस्वती कंठाभरण है, वो तीसरा सरस्वती कंठाभरण है जो हमारी स्मृतियों से लुप्त है। इसके बाद में कुछ टेक्स्ट में गया और मेरी रुचि केवल ये पिछले 1000-1200 वर्ष भारत के इतिहास पर, हमारी छाती पर बहुत गहरे अंधड़ों की तरह गुजरे हैं, इस पर केंद्रित हुआ, जिसे इतिहास की भाषा में मध्यकाल कहते हैं, मध्यकाल का इतिहास। और ये 11वीं-12वीं सदी से शुरू होता है, जब दिल्ली पर तुर्कों के कब्जे शुरू होते हैं। इनके समकालीन लेखकों की संख्या 60 से अधिक है, जो उन्हीं के समय लाइव डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं। अगर यहाँ कोई पत्रकार मित्र बैठे हैं जो इस सभा का विवरण आज शाम को लिखेंगे, तो ऐसा लाइव विवरण लिखने वाले समकालीन लेखक जो 600-800 सालों में जो भारत में घटित हुआ है कोने कोने में, सामने बैठकर लिख रहे हैं। मैं विदिशा से आता हूँ और विदिशा में 1234 में इल्तुतमिश का एक भयानक हमला है, बहुत भयानक हमला है, और एक बड़ा मंदिर तोड़ा जाता है जिसके खंडहर आज भी वहां है। मिन्हाज सिराज, इल्तुतमिश का समकालीन लेखक, अपनी डायरी में ये लिखता है कि इस मंदिर की ऊंचाई 105 गज है, जिसको बनने में 300 वर्ष लगे। ये मिन्हाज सिराज की डायरी में लिखा हुआ है। और उसके बेस पर जाकर जब आप खड़े होंगे, उसकी बुनियाद की ऊंचाई का आकलन करेंगे और निश्चित रूप से आप ये पाएंगे कि जो कोन की साइज में, ऐसी त्रिकोण की जो भूमि शैली के मंदिर इस इलाके में बने हुए हैं, उसकी मूल ऊंचाई 105 गज से नीचे नहीं रही हुई। और यहां से मैंने वो समकालीन लेखकों की जो संख्या में 60 से अधिक की सूची मैंने बनाई, लगभग 50 लेखकों के अपने हाथ से लिखे हुए दस्तावेज, जो किसी विचार विशेष के लेखकों ने नहीं लिखे हैं, किसी विचारधारा विशेष के लेखकों ने नहीं लिखे हैं, वो अंग्रेजों ने भी नहीं लिखे हैं, जो जिनके बारे में कहते हैं कि वो फूट डालने और राज करने के लिए आए थे, वो उन्हीं के समय में लिखे हुए। जो कर रहे हैं वो भी वही है, जो लिख रहे हैं वो भी वही है, और हम सब भुक्तभोगी हैं उसके। तो वो 50 से अधिक लेखकों के जो ओरिजिनल फर्स्ट हैंड अकाउंट्स हैं, वो पिछले 150 वर्षों में अलग अलग भाषाओं में अनुवादित हुए हैं, और वो अंग्रेजी, फ्रेंच और अन्य भाषाओं में और हिंदी में भी अनुवाद हुए हैं। वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की उस अलमारी में रखे हुए हैं जिसके आगे इरफान हबीब बैठते हैं, लेकिन हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं, हमें कुछ पता नहीं। 1955 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने किसी इस्लामिक ग्लोरी के मूड में, क्योंकि आज़ादी के बाद जिस तरह की फ्रीक्वेंसी पर गाने बजे हैं हमारे यहाँ, तो उसमें एक बड़ा एक खुशगवार माहौल है, और एक हमें अकबर की शान शौकत में कुछ कलाम बयान करने हैं। तो इस मूड में, इस भावदशा में उन दस्तावेजों के अनुवाद कराए गए। जब वो अनुवाद सामने आए, तो फिर उन लोगों ने पढ़े, तो उन्होंने चुपचाप से बंद करके उसको अलमारी में रख दिए पीछे, और आगे चेयर पे बैठ गए इरफान हबीब साहब की कोई खोले नहीं। उसको पढ़िए। उसको पढ़ने के बाद आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि जिसे हमने मध्यकाल के भारत में इन हमारे इतिहासकारों ने 2 सेट लगाए हैं। एक सल्तनत काल का सेट, जो इतिहास के विद्यार्थी बैठे होंगे वो इस बात को थोड़ा ठीक से समझेंगे। उन्होंने इस मुस्लिम दौर की हिस्ट्री को 2 हिस्सों में बांटा है। एक सल्तनत काल, एक सेट लगा हुआ है सल्तनत काल का, दूसरा सेट लगा हुआ है मुगल काल। मुगल काल शुरू करते हैं वो बाबर से। सल्तनत काल में जो रूल कर रहे हैं वो सुल्तान हैं। फिर मुगल काल के सेट पर जब वो अभिनय करने आते हैं तो वो बादशाह हो जाते हैं। हमारे इतिहास में उनको सुल्तान, इनको बादशाह कहा। लेकिन जब आप उन दस्तावेजों को पूरा पढ़ेंगे, इन 700 सालों में भारत में जो घटित हुआ है कोने कोने में, आप जिस शहर से भी यहाँ आए हैं मुझे बताएंगे 2 किस्से मैं आपको वहाँ के ऐसे सुना दूंगा जो दर्ज है और आपको पता नहीं होंगे। मैं दावा करता हूँ कि वो आपको पता नहीं होगी। तो उन्होंने एक इस तरह का इतिहास की रचना हमें आज़ादी के बाद जो पढ़ाया गया है वो की, और वो इतना झूठ है कि थोड़ा बहुत दूध में पानी तो हम सब रोज ग्रहण करते हैं और चलता है, लेकिन पूरा पानी ही, उसमें दूध की मात्रा भी थोड़ी बहुत हो तो भी माफ करो, कुछ नहीं। अब वो ऐसा इतिहास उन्होंने रखा है कि वो जैसे रामगढ़ की जो शोले की पूरी थीम है, और उसको एक नए सिरे से कोई लिखने चले और ये कहे कि साहब उसके इतिहास में जो गब्बर सिंह है वो साभा और कालिया के साथ मिलकर रामगढ़ के विकास की योजनाएं बना रहे हैं, तो क्या वो शोले ऐसी है?
वो नहीं है। ऐसा पूरी हिस्ट्री इस तरह से लिखी हुई है वो। तो फिर मैं चूंकि अखबार में काम करता हूँ और वो समकालीन लेखकों के विवरण मैंने लगभग 20 वर्षों में 3 बार उनकी तिलावत की है, 3 बार उनका पारायण किया है मैंने अपनी तमाम भारत की यात्राओं में। जहां मुझे अवसर मिला मैंने 3 बार, और उसमें मैंने एक ही चीज को ढूंढने की कोशिश की है। ये मुस्लिम लेखकों के द्वारा लिखी हुई किताबें हैं, सुल्तानों और बादशाहों के कारनामों के बारे में वो आंखों देखे विवरण लिख रहे हैं, बिल्कुल आंखों देखे। तो उसमें मैंने अपने पूर्वजों को तलाशने के लिए, जहां कहीं कोई हिंदू नाम का कोई व्यक्ति मिल जाए, कोई राजा मिल जाए, कोई दीवान, कोई मंत्री, कोई मारा जाता हुआ, कोई जीतता हुआ, कोई हारा हुआ, कोई भागता हुआ, ऐसे मैंने उसको ढूंढने की कोशिश की और 3 बार मैंने उसको बड़े विस्तार से पढ़ा। और वो जिस शैली में लिखे गए हैं वो बड़ी कठिन है। अगर इतिहास वैसे भी हमारे यहाँ रुचि का विषय नहीं है, एक बोरिंग सब्जेक्ट है, उबाऊ विषय है जिसमें कुछ नहीं मिलता। तो वो जैसे आप किसी एक अंधेरे सुरंग में चले जाएं, किसी किले में चले जाएं जिसके पत्थर धराशायी होने वाले हों, उसके अंदर चले जाएंगे जो बरसों से बंद सुरंगें हैं, तो एक अजीब किस्म का आपको नज़ारा दिखाई देगा और उसमें कोई जाना नहीं चाहेगा। ये दस्तावेजों के विवरण इतने ही कठिन यात्रा में आपको ले जाते हैं, वो बहुत सुव्यवस्थित तरीके से इतिहास की चित्रण नहीं है। और पूरे नरसंहार की कहानी है, पन्नों पन्नों पर नरसंहार की कहानी है, लूट मार की कहानी है, मंदिरों के विध्वंस की कहानी है, स्त्रियों के अपमान की कहानी, और वो हमें नहीं बताई गई। मैं 2-3 छोटे आधे मिनट में कुछ आपको दृश्य प्रस्तुत करता हूँ। इब्न बतूता का नाम आप सबने सुना होगा, मोरक्को का एक ऐसा यात्री जिसने 3 दशक, जिंदगी के 3 दशक केवल यात्राओं में लगाए, और वो दिल्ली आया है 1332 के आसपास। वो दिल्ली आया है मोहम्मद बिन तुगलक के समय। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको एक बड़े ओहदे पे रखा, उसके महलों तक, उसकी अंदर तक पहुंचती। उसने ईद के जलसे की रिपोर्टिंग की है। मेरे लिए ये सारे लेखक मैंने रिपोर्टर की तरह पढ़े हैं कि ये अपने समय का कोई अखबार लिख रहे हैं, कोई लाइव रिपोर्ट है, कोई ग्राउंड रिपोर्ट है, कुछ एनालिसिस है। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैंने उनको जर्नलिस्ट की तरह पढ़ा है, इतिहास की तरह नहीं पढ़ा। वो 3 दिन तक चलने वाले ईद के जलसे की एक रिपोर्टिंग कर रहा है इब्न बतूता। वही खड़ा है दरबार में, पूरा चित्रण कर रहा है कि कैसे शान और शौकत मोहम्मद बिन तुगलक की है। पहले दिन के समारोह में कौन कौन एक क्लास ऑफिसर, उसके परिवार के रिश्तेदार सारे बैठे हुए हैं, और उसमें कई आलिम, सूफी, ये सब अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए हैं। अब थोड़ी देर बाद वो देखता है कि वो दरवाजा खुला है और कुछ लड़कियों के समूह अंदर आ रहे हैं, और वो आ गए हैं यहाँ पर, और वो नृत्य करना उन्होंने शुरू कर दिया है। और जब ये नृत्य की सभा समाप्त होती है तो तुगलक इतना दानवीर है, वो लिखता है कि तुगलक इतना दानवीर है कि वो सब लड़कियों को अपने सारे प्रथम श्रेणी के अमीरों में बांट देता है। दूसरे दिन फिर दूसरे अधिकारी आते हैं और समारोह जारी रहता है, फिर लड़कियों के बैच आते हैं और वो डांस करते हैं। आखिरी दिन एक भिष्टी भी नहीं बचता जिसके हाथ 2-4 लड़कियां ना आए। दृश्य यहाँ समाप्त होता है। एक अच्छे रिपोर्टर की तरह, एक अच्छे पत्रकार की तरह इब्न बतूता ये सोचता है कि ये लड़कियां कौन है जो यहाँ इतनी तैयारी के साथ इतनी सुंदर कन्याएं आ रही हैं और इतनी बढ़िया डांस कर रही हैं और उनमें बांट दी जा रही हैं। वो लिखता है, पिछले 1 वर्ष में तुगलक की सेनाओं ने जिन हिंदू राज्यों को लूटा है, ये राज परिवार की लूट में लाई गई कन्याएं हैं, और ये वर्षों तक चला है। और उसके बाद जियाउद्दीन बर्नी नाम का एक दूसरा लेखक है जो उसी का समकालीन है। इसका चचा अलाउद्दीन खिलजी का कोतवाल था, दिल्ली में एसपी था, आईपीएस कोतवाल अलाउद्दीन खिलजी के दिल्ली में। जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी डायरी में दिल्ली में चलने वाले गुलामों के बाजार की रिपोर्टिंग एक अच्छे बिजनेस रिपोर्टर की तरह की। एक अच्छे बिजनेस रिपोर्टर की तरह वो मंडी में ले जाता है और अलग अलग श्रेणियों के गुलामों के बारे में उनके लक्षण बता रहा है, और वो लड़कियों के दाम बता रहा है कि ये 10 से 15 तनके में बिकती हैं। 10 से 15 तनके में ये लड़कियां बिकती हैं। और आज रेट कुछ और गिर गए हैं मार्केट में, क्योंकि आज मंगोलों का अमरोहा की तरफ एक हमला हुआ था और वहां से बड़ी तादाद में लड़कियां लाई गई हैं, तो आज रेट डाउन है। अब आप जरा उस दृश्य की कल्पना करिए, और अगर 1000 तनके की कोई गुलाम लड़की या कोई भी सुंदर लड़का मंडी में आता है बिकने के लिए, तो उसको हर कोई नहीं खरीद सकता है। उसको खिलजी को सूचित करना पड़ेगा कि ये कैसा प्रीमियम क्वालिटी का माल आया है आज मंडी में। तो मैं जब इन विवरणों को पढ़ता हूँ
तो मेरे दिमाग में एक बात आती है कि जो लोग ये बड़े गौरव से कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने किन परिस्थितियों में किसी सूफी के सम्मान में आके, अच्छा उस तुगलक की सभा में सूफी भी बैठे हुए हैं और वो भी हरामखोर लड़कियों को ले जा रहे हैं, वो बांट रहा है, वो लिखा है सब इब्न बतूता ने। तो मैंने इन कहानियों को, मैंने क्या किया, मैंने तो ये पढ़ लिया। बहुत लोग हम में से पढ़ लेते हैं, कई चीजें नहीं आती हैं बाहर, सुनकर दुखी हो जाते हैं, अच्छे विवरण है तो खुश हो जाते हैं। मैंने ये किया कि मैं अखबार का व्यक्ति हूँ, मैं एक विषय जो मेरी रुचि का है उसमें मैंने बरसों बरस अपनी नौकरी के साथ लगाए हैं, तो मैंने इनको अखबार की भाषा में इस इतिहास को लिखना शुरू किया, एक एक कहानी, और अखबार की भाषा ही में मैंने इस्तेमाल करके कुछ स्टोरीज लेके आया हूँ। सब वहां से उद्धृत है, संदर्भ उनके वहां है, कोई भी चीज एक शब्द मेरे मन से लिखा हुआ नहीं है। गरुड़ प्रकाशन से पिछले 2 वर्षों में 2 खंड इसके प्रकाशित हुए हैं, भारत में इस्लाम पार्ट 1, भारत में इस्लाम पार्ट 2। अभी 2 महीने पहले मुझे लखनऊ विश्वविद्यालय में इसके पहले भाग को बेस्ट सेलर की उसमें लिस्ट किया गया, तो उसमें मैं बोलने के लिए गया था। मित्रों, ये इतना दुखदायी इतिहास है कि और आपको इतना दुख उस बात का होगा कि स्वतंत्र भारत में इनके बारे में एक चीज भी हमको नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। और उसमें 80% हिस्से में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में 80% हिस्से में केवल मुगल पसरे पड़े, ऐसे पसरे पड़े मगरमच्छों जैसे। तो हमारा जो हजारों वर्ष का इतिहास है वो कहाँ चला गया? इसी भोपाल में अभी आज से 1.5 दशक 2 दशक पहले तक यहाँ ऐसी किसी भी सभा में अगर भोपाल शहर में आए हैं तो नवाबों के शहर में आपका इस्तकबाल करते हैं, यहाँ से शुरू होता था ये। अब नवाब कौन? तो नवाब जो है, अगर 50 ओवर के मैच से आप किसी राज्य के, किसी देश के, किसी शहर के इतिहास को लिखना शुरू करेंगे, 50 ओवर का मैच, तो नवाबों ने आखिरी की 4 बॉलें खेली है यहाँ पे, और वो पूरे मैन ऑफ द मैच है, नवाबों का शहर हो गया, पूरा मैच उनका हो गया। बाकी 49 ओवर का पता ही नहीं है। तो बाकी के 49 ओवर में कोई पहले ओवर में राजा भोज बैठे हैं भैया, उनके नाम से ये भोपाल है। जिन सड़कों से गुजर के आप एयरपोर्ट से यहाँ तक आते हो, वो उन्हीं के बनाए हुए बांध और बड़े तालाब से गुजर के आते हो, उनके प्रति कोई कृतज्ञता नहीं है हमारी हिस्ट्री में। तो ये मैंने उन 2 खंडों में लिखने की कोशिश की है, उसके तीसरे खंड पे मैं काम कर रहा हूँ। अखबार की भाषा में इतिहास को लिखा है और इन समकालीन इतिहासकारों को, इब्न बतूता को मैंने अपना रोविंग करेस्पॉन्डेंट बनाया है, क्योंकि वो पूरे देश में घूम रहा है। मैंने जियाउद्दीन बर्नी को दिल्ली का पॉलिटिकल रिपोर्टर बनाया है, क्योंकि वो तुगलक के बगल में बैठ के सारी डॉक्यूमेंट्री लिख रहा है। तो ऐसा मैंने उन सदियों में घूमते हुए मेरे इन सभी संवाददाताओं से जो विवरण मुझे मिले हैं, मैंने आज आपके सामने एक अखबार की भाषा में वो कहानी के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है, और उसी वजह से मैं आज यहाँ बुलाया गया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास मेरे 25 वर्ष के पत्रकारीय जीवन की ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो मैं शोध के इस आयाम में मैं सुना सकता हूँ। ऐसा है, कोई मेरे मकान पर आकर कब्जा करे, सुनिए, मेरे मकान पर आकर कब्जा कर ले, मेरी माताओं बहनों के साथ वो अंदर क्या कर रहा है मुझे पता नहीं है, और मुझे कुछ समय बाद ओटले पे सोने की इजाजत दे दे कि तू यहाँ सोता रहे बेटा, तेरे को मारते नहीं है। तो ऐसी उदारता, इसे आप उदारता कहेंगे क्या? एक बात सुनिए, आप पूरा सुनिए, आप डॉक्यूमेंट में जाइए, मेरी बात में मत जाइए। जो डॉक्यूमेंट का मैंने हवाला दिया है आप उनको पढ़िए, तो आप ये पाएंगे कि ये पूरे 700 साल भारत में दिल्ली पर कब्जा करने के बाद मैंने गूगल मैप पर इनके रूट फॉलो किए हैं, ये कैसे ऑपरेट कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, पूरे देश। ये किसी शासक वर्ग के लक्षण नहीं है, किसी शासक वर्ग के लक्षण नहीं है जो वो ऑपरेट कर रहे हैं, और दिल्ली उनकी राजधानी नहीं है। जो वो कर रहे हैं वो उनका अड्डा है। दिल्ली को अड्डा बनाकर ये सुल्तान या बादशाह नहीं, ये सरगना है, और एक ग्रोह से दूसरे ग्रोह में ये देश पूरे पिसता रहा 600-700 सालों तक। मुगलों तक आते आते थोड़ी पॉलिसी इनकी बदली, और इन्होंने जो उदारता की आप बात कर रहे हैं, तो वो वैसे ही है कि कोई घर पे कब्जा कर ले और मुझे ओटले पे सोने की इजाजत दे दी। अब आप इसको मैं उदारता मान के उनके हाथ जोड़ के खड़ा रहूं कि आपने उदारता पूर्वक मुझे मेरे ही घर के सामने ओटले पर थोड़ी सी बैठने की जगह दे दी। तो जो उदारता की श्रेणी है वो इससे अधिक नहीं है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि मेरी बात पे न जाए। आप जिन दस्तावेजों का मैं जिक्र कर रहा हूं, आप उनके हवाले खुद देखें, खुद निर्णय करें। और एक बात और सुनिए, बैठ जाइए आप, मैं समझ रहा हूं।
मेरे मन में एक सवाल आया, ये डेमोग्राफिकल जो पूरा अफगानिस्तान से लेके बांग्लादेश तक जो पूरा विस्तार है जनसंख्या में, शुद्ध हिंदी में कहूं तो जनसंख्या में, तो मैं सोचता हूं कि ये जो गुलामों के बाजार में जो लड़कियां सदियों तक बिकती रही और जो ईद के जलसों में बटती रही, ये किसी किसी के घर गई, इनके 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 बच्चे हुए होंगे ना, उन बच्चों के बच्चे हुए होंगे, उनके भी बच्चे हुए होंगे। मैं 2025 के मार्च के महीने की आज की तारीख में उनकी औलादों की शिनाख्त कहां करूं? तो मुझे जितने भी ये सलीम, जावेद, शाहरुख, सलमान, इनमें उनकी माओ के चेहरे वो नजर आते हैं, क्या आपको नजर नहीं आते? ये बड़ा दुखदायी इतिहास है, बहुत दुखदायी इतिहास है। आप पढ़िए, देखिए, मेरी किसी बात में मत जाइए, मैं यही हूं, मेरा नंबर आप इनसे लीजिए। सर, मैं भी इतिहास विद्यार्थी हूँ और लंबे समय तक मेरा भी अध्ययन रहा, तो हम लोग को अलग से बात कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।